हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न विथ मुस्कान। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी लर्न विथ मुस्कान। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So, my name is Muskan Sahu. I have qualified JRF in 2020 with 99.73% percentile in commerce. I have also completed my MCOM in 2020. तो जैसे कि आप जान रहे हैं इस समय कोरोना का सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया है, तो घर में रहिए और पढ़ते रहिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आज मैं यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, तो वो भी चलेगी और साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी स्टार्ट की है। कॉमर्स की पहली यूनिट स्टार्ट की है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका नेम अब हो गया है बिजनेस फाइनेंस। जिसका नेम क्या हो गया, बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड की गई है। पहले इसका नेम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इसका नेम हो गया है बिजनेस फाइनेंस। तो किसी भी यूनिट को जब हम पढ़ने जाते हैं, जब हम स्टार्टिंग करने जाते हैं, तो मेन सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, जितने भी उसके सिलेबस हैं उसको अच्छे से हम रीड करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमें आते हैं, कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप या हम बोले स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें हम पढ़ेंगे। स्कोप में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, वो सब आएंगे स्कोप में। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम कहाँ से लेकर आएंगे, क्या क्या उसके सोर्स होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कौन कौन से सोर्सेज होंगे। लीज फाइनेंसिंग क्या है, लीज अगर हम शॉर्ट में बताएं तो लीज मतलब क्या होता है। लीज मतलब कि कोई भी एसेट को किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यूज़ करना, उसका पोजेशन लेना और उसके बदले में एक अमाउंट देना, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एज अ रेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीज। उस एसेट को हम बोलेंगे कि ये एसेट हमारा लीज पे लिया गया। सपोज मेरी एक ज़मीन थी जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने किसी को, एक फार्मर को लीज पे दे दी। फार्मर ने बोला कि मैं 10 ईयर्स के लिए इसको लीज पे ले रहा हूँ और हर मंथ मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा। तो ये हमारी एसेट, ये हमारा लैंड क्या हो गया, 10 ईयर के लिए लीज पे हो गया। तो ये क्या हो गई, लीज फाइनेंसिंग। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कॉस्ट, पर्टिकुलर कैपिटल को लगाने में हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है, ये हम किस में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अगर हम इक्विटी लेकर आए हैं तो उस पर हम कितना कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब उस पर हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं। अगर हम डेट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम क्या पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, आज की वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो हमें फ्यूचर में मिलेगी। तो जब हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं, और जब हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारे पास आज मनी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर मनी, जो फ्यूचर में हमें मनी मिलेगी उसके कंपैरिजन में हमारे पास जो आज मनी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये हम किस में पढ़ेंगे, ये हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ेंगे। फिर है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम घर बनाने जाते हैं, जब हम अपने घर का, अपने हाउस का मतलब जब हम अपने हाउस को बनवाने जाते हैं तो उसके पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पास कराना पड़ता है कि कैसा हमारा ड्राइंग रूम होगा, कैसा बेडरूम होगा, कैसा
पूरा हमारे घर का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पर क्या होगा, तो वैसे ही हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जब हम अपने बिजनेस में कैपिटल को लगाने जाते हैं या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं, तो उसके पहले हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि किस रेशियो में हमारी इक्विटी होगी, किस रेशियो में हमारे डेट होंगे, किस रेशियो में हमारे बॉन्ड्स होंगे या अदर सिक्योरिटीज़ होंगी। तो वो रेशियो डिसाइड करना, वही क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। ऑल अबाउट कैपिटल, कि किस किस रेशियो में हमें कैपिटल लगाना है, वो हम किस में पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम ये पढ़ेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा, हमारे कैपिटल पे कितना कॉस्ट लग रहा है, वो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर है, किस रेशियो में कौन सा कैपिटल है। कैपिटल बजटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, बजट मतलब क्या, बजट मतलब सिंपल अगर हम बोले बजट मतलब क्या होता है, बजट मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड अर्निंग है, उस एक्सपेक्टेड अर्निंग को हम कैसे एक्सपेंस करेंगे, उसके लिए बजट बनाते हैं। कि अगर हम बोलें कि जो गवर्नमेंट बजट लेके आती है, वो क्या लेके आती है कि फ्यूचर में हमें जो अर्निंग होगी, जो गवर्नमेंट को फ्यूचर में अर्निंग होगी, उसको फ्यूचर में गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंस करेगी, वही बजट है। तो कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग में ये देखा जाता है कि फ्यूचर में अगर हमें अर्निंग हो रही है 50,000 की, तो उस 50,000 के अर्निंग को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, कैपिटल बजटिंग रिलेटेड होता है फिक्स्ड एसेट से, इसको भी पढ़ना है हमें। इसमें क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैपिटल बजटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो पढ़ेंगे हम। कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ मॉडर्न हैं। मॉडर्न में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर को लेता है, जबकि जो ट्रेडिशनल है पे बैक पीरियड है, आपका एवरेज कैपिटल बजटिंग मेथड है, तो उन दोनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं करता है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हमें पढ़ना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए हमें मनी चाहिए, जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए हमें चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वो होता है वर्किंग कैपिटल, और उसी का मैनेजमेंट करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। इसमें फिर उसके बाद हमें पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या डिसीजन लिया जाता है कि जो हमें अर्निंग हो रही है, उसे हमें कितना डिविडेंड देना है और उसका कितना पार्ट हमें रिटेन करके रखना है। अगर हम सारा का सारा डिविडेंड दे देंगे, 100% दे देंगे, तो क्या हम बिजनेस को चला पाएंगे, क्या हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम सारा का सारा अर्निंग तो अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कंपनी के लिए, कितना बचा के रखना है, कितना डिविडेंड देना है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे CAPM मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसी में आपका आएगा डेरिवेटिव्स भी आएंगे इसी में। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, वही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। 3 तरह के मार्केट होते हैं। मनी मार्केट जो होती है उसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील होते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डीलिंग होती है। फॉरेक्स मार्केट फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है। फिर है यूरो करेंसी, GDR, ADR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, सब कुछ पढ़ेंगे। एक इसमें और आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। ये जो कैपिटल बजटिंग और आर्बिट्रेज प्रोसेस इसमें है आपका कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल स्ट्रक्चर की भी कुछ थ्योरीज है, रेलेवेंट इरेलेवेंट। डिविडेंड डिसीजन में भी थ्योरी आती है, रेलेवेंट इरेलेवेंट। दोनों में ही MM आते हैं और दोनों में ही MM आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो सेम इस यहाँ पे भी है, इंटरनेशनल में भी है, बस इंडियन से उसको इंटरनेशनल में ले आया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस सिलेबस, कि हमें पूरे के पूरे बिजनेस फाइनेंस में पढ़ना क्या है। तो ये सब आपको पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम बेसिक्स को स्टडी करेंगे, बेसिक पे थोड़ा ध्यान देंगे बिजनेस फाइनेंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्या है इंट्रोडक्शन? फाइनेंस के इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग है। फाइनेंस क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, लेमैन लैंग्वेज बोलें,
तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बेसिक पढ़ेंगे। पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस क्या होती है? फाइनेंस अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो फाइनेंस मीन्स क्या? फाइनेंस मीन्स मनी, कैपिटल, जो हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। अगर हम बोलें कि हमारे बॉडी में जो इम्पोर्टेंस होता है ब्लड का, वही इम्पोर्टेंस होता है बिजनेस में मनी का। अगर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए या हमारे बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी के हिसाब से हमारे बॉडी में ब्लड होना चाहिए। अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही होता है बिजनेस के केस में। बिजनेस में जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतनी फाइनेंस होनी ज़रूरी है। बिजनेस में फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस का होना। आप ही सोचिए, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास फाइनेंस ही नहीं है तो क्या आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे? या आपके सोचिए आपके बिजनेस रनिंग है, आपके बिजनेस चल रही है और आपके पास फाइनेंस की कमी हो गई तो क्या आप बिजनेस चला पाएंगे? नहीं, बिजनेस बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो फाइनेंस का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, फाइनेंस इज एन इसेंशियल एंड indispensable part of any organization. It is difficult for the organization, whether profit making or otherwise, to sustain themselves for long without proper finances. अगर proper finance ही नहीं है business में तो चाहे वो profit making company हो चाहे कोई और company हो, non profit making company हो, दोनों के लिए ही survive करना लंबे समय, थोड़े समय के लिए तो वो सर्वाइव कर ही लेगी, लेकिन लंबे समय तक अगर सर्वाइव करना है तो वो डिफिकल्ट होगा सर्वाइव करना, वो सस्टेन नहीं रख पाएगी खुद को। Not just that, the efficient management of these financial resources is essential to be sustainable and viable in the long run. अगर long run में हमें sustainable रहना है, long run में हमें बने रहना है, हमें अच्छे तरीके से profit कमाना है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस में फाइनेंस प्रॉपर तरीके से बना रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डू सो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मदद करता है प्रॉपर फाइनेंसिंग में, प्रॉपर फाइनेंस के मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द effective and efficient planning, organizing, directing and controlling of financial activities and processes of an organization. This includes but is not limited to the fund procurement, allocation of finance resources, utilization of fund. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर फाइनेंसिंग में हेल्प करता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मीन्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो सब क्या कहलाएंगे? फाइनेंशियल। और उन्हीं का मैनेजमेंट करना क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम सिर्फ फंड को प्रोक्योर करना, एलोकेट करना और उनको यूटिलाइज करना नहीं है, बल्कि उनके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइड है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ब्लेंडिंग ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। एंड मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रैटेजिक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है उनको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लगाना, वही क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट. It also include applying management principle to the financial asset of an organization while also playing an important part in the physical management. तो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, फाइनेंस क्या होता है? बैकबोन होता है एवरी बिजनेस का। जाहिर सी बात है बिजनेस में फाइनेंस का होना
बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बॉडी में ब्लड का होना ज़रूरी है, वैसे ही बिज़नेस में फ़ाइनेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसको ऑपरेट करने के लिए, बिज़नेस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रखने के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए बिज़नेस में फ़ाइनेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है, फ़ाइनेंस तो होता है बिज़नेस के पास, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका अच्छे तरीके से मैनेजमेंट ना होने की वजह से पूरा का पूरा डूब जाता है फाइनेंस और कंपनी बंद होने के कगार पे आती है। तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का होना ही ज़रूरी नहीं है, उनका मैनेजमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है, किसी के पास कम फाइनेंस होता है, फिर भी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन की वजह से वो बिज़नेस अच्छे रन कर जाती है, एक अच्छी कंडीशन में आ जाती है। तो जितना ज़रूरी फाइनेंस है, उतना ही ज़रूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है बिज़नेस के लिए। देखिए, कुछ डेफिनेशंस हैं। वैसे तो डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, सिर्फ मैं समझने के लिए लिख दी हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करेगा कि कितनी पर्टिकुलर बिजनेस को अगर हमें स्टार्ट करना है तो कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे कैपिटल का, किस रेशियो में हमें इक्विटी लेना है, किस रेशियो में डेट लेना है, क्या इक्विटी होगा, क्या पूरे के पूरे कैपिटल इक्विटी फॉर्म में होगा या डेट भी लेना है हमें। स्टार्टिंग है तो इक्विटी से ही स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट सोर्स ऑफ फंड, कौन सा सोर्स होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ओनर फंड होगा, डेट फंड होगा, ये डिसाइड करना। सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कैपिटल लेने के बाद हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है। रेज शेयर होल्डर्स वैल्यू, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है। मैनेजमेंट ऑफ कैश, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर मैनेज करना। अगर कैश को हम प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑपरेट कैसे करेगा, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे चलेगी। अप्लाई फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सब काम होते हैं, ये सब फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के। इसके अलावा भी और सारे फंक्शंस होते हैं, मेनली यही होते हैं। देखिए, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिसीजन लेते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, क्या, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पे हमें पैसा लगाना है। एक बार कैपिटल हमारी कंपनी में आ गई तो उस कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करना है, किन प्रोजेक्ट्स में लगाना है, कहाँ पे लगाना है हमें पैसा। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो डे टू डे कैपिटल है हमारे पास, डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो हमारे पास पैसे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कौन सी पॉलिसी, इसमें भी 3 पॉलिसी आती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एग्रेसिव पॉलिसी, कंजर्वेटिज्म पॉलिसी और एक मॉडरेट पॉलिसी, बैलेंसिंग पॉलिसी जिसको बोलते हैं। एग्रेसिव में शॉर्ट टर्म फंड से लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, इसमें बहुत रिस्क होता है। जबकि कंजर्वेटिज्म पॉलिसी में लॉन्ग टर्म फंड से सारे, चाहे लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हो, सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से। इसमें आता है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये आता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। सिर्फ करेंट एसेट अगर हम लेंगे तो वो हमारा होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये सब आगे हम पढ़ेंगे जब हम वर्किंग कैपिटल के टॉपिक पे आएंगे तब। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब हम कहाँ से हमारा फाइनेंस आएगा, कहाँ से हमारा फाइनेंस आएगा, क्या सोर्स होगा हमारे फाइनेंस का, वही इक्विटी होगा, डेट होगा, रिटेन अर्निंग क्या होगा। डिविडेंड डिसीजन, अब हमारे पास अर्निंग आ गई, अब हम कमा लिए, अब उसको हमें उसको हमें रिटेन करके रखना है या डिविडेंड देना है, ये डिसीजन लेंगे हम डिविडेंड डिसीजन में। इसमें थ्योरीज पढ़नी है। इंश्योर लिक्विडिटी को भी इंश्योर करना है कि प्रॉपर लिक्विडिटी हो हमारे बिजनेस में। प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट पे भी ध्यान देना। देखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या क्या आती है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज डील विथ नॉट ओनली द प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को लेकर आना, प्रोक्योर करना एंड उनको यूटिलाइज करना, सिर्फ और सिर्फ ये
एक्टिविटी नहीं होता है फाइनेंशियल का, उसके अलावा भी और एक्टिविटीज़ होती हैं, बट ऑल्सो विद द एसेसिंग द नीड ऑफ फंड, देखना कितने की नीड है बिजनेस में, रेजिंग रिक्वायर्ड फाइनेंस को लेके आना, कैपिटल बजटिंग करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड में, फिर या रिटेन अर्निंग में, फाइनेंशियल कंट्रोल को देखना। देखिए क्या क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है, एनालाइजिंग बजट्स, बाइंग एंड सेलिंग stocks and other securities, consulting with businesses on financial matters, counseling investors, selling insurance, managing finance। पहले क्या होता था, आइए इस पे देखते हैं। देखिए इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जो ट्रेडिशनल फेज था, ट्रेडिशनल फेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब समझा जाता था सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को बिजनेस में लेकर आना और लाने के बाद, फाइनेंस आ गया हमारे बिजनेस में, लाने के बाद उन्हें इन्वेस्ट कर देना बिजनेस में, दैट्स इट। बस यही मतलब होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल फेज में। लेकिन जब मॉडर्न फेज आया तो मॉडर्न फेज में बोला गया कि नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को लाना और उन्हें इन्वेस्ट कर देना नहीं है, बल्कि फाइनेंस को लाना, पहले तो उनके रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद उन्हें लाने के बाद प्रॉपर कैपिटल बजटिंग करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के बाद जहां हम इन्वेस्ट किए हैं उनको प्रॉपर देखना कि जहां हम इन्वेस्ट किए हैं पैसा वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है कि नहीं, वहां से हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं, वहां से हमें कैश इनफ्लो हो रहा है कि नहीं, और फिर उस कैश इनफ्लो होने के बाद उस कैश इनफ्लो को हमें डिविडेंड देना है कि उनको हमें रिटेन करके रखना है, उसके बाद का क्या ट्रीटमेंट करना है, वो भी सब आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइड है। देखिए ट्रेडिशनल फेज था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1920 से 1940 तक। फाइनेंशियल जो ट्रेडिशनल फेज था उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओकेजनली था, जब ज़रूरत पड़ती थी तब की जाती थी, ऐसा नहीं है कि हमेशा की जाती थी। ट्रेडिशनल फेज में जब ज़रूरत होती थी तब की जाती थी, और सिर्फ किस लिए की जाती थी, अरेंजिंग फॉर्मेशन इशुएंस ऑफ फंड, मतलब फाइनेंस को लेके आना, और जब उन्हें फाइनेंस की जब ज़रूरत होती थी तब एक किया जाता था, और एक जब उन्हें इन्वेस्ट करना होता था, उनका यूटिलाइजेशन करना होता था तब किया जाता था। तो ओकेजनली जब ज़रूरत होती थी तब किया जाता था। फिर आया ट्रांजिशनल फेज में क्या किया गया, ट्रांजिशनल फेज 1940 से 1950 तक चला। इसमें क्या किया जाता था, इसमें फोकस किया जाता था डे टू डे प्रॉब्लम्स पे। जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती थी इसमें मेन फोकस किस पे था, वर्किंग कैपिटल पे फोकस था। इनका फोकस किस पे था, वर्किंग कैपिटल पे। इनका मानना था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड मैनेजमेंट करना है। ट्रेडिशनल की तरह ही था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा था क्योंकि ये डे टू डे प्रॉब्लम्स पे ध्यान देता था, सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस पे फोकस नहीं करता था। फिर आया मॉडर्न फेज जो अभी चल रहा है, 1950 से स्टार्ट हुआ था, मिडिल 1950 में। इसका क्या काम था, विच इंक्लूड्स एक्वाइजिशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड इन बिजनेस at least possible cost, investing the funds obtained in an optimum manner so as to maximize return, and taking decision relating to distribution of profit, deciding dividend policy, retention of profits। मॉडर्न फेज जो कंटिन्यू चल रहा है वो है मॉडर्न फेज। ट्रेडिशनल फेज क्या था, डे टू डे ओकेजनली किया जाता था फेनेंशियल मैनेजमेंट, जब ज़रूरत होती थी तो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के लिए एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए। फिर आया आपका ट्रांजिशनल फेज डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस करने लगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे फोकस किया। फिर आया मॉडर्न फेज कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्वाइजिशन ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पे नहीं है, बल्कि उसके अलावा उसके बियॉन्ड कैसे फंड को लाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद क्या अर्निंग हो रही है उससे, फिर उस अर्निंग को कैसे यूटिलाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये सभी मॉडर्न फेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अदर भी ऑब्जेक्टिव हैं, आइए देखते हैं।
देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेस क्यों किए जाते हैं? प्रॉफिट के लिए देखे जाते हैं। अगर हम देखें तो किसी भी बिजनेस का इंटरनल मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट होगी तभी बिजनेस चलेगी। तो लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्कोप लिमिटेड है। ये टाइम वैल्यू पे फोकस नहीं करता, रिस्क पे फोकस नहीं करता, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन चीजों पे फोकस करता है। इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आइए देखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। Profitability is an operational concept that signifies economic efficiency. Profit maximization हमारी कंपनी की क्या बताएगी? इकोनॉमिक एफिशिएंसी बताएगी। अगर प्रॉफिट अच्छी है इसका मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ के लिए एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फर्म के लिए जरूरी है बिजनेस में फाइनेंस का होना। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? ये एक एम्बिगुअस और वेग कॉन्सेप्ट है, इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। इसका बस सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, किसी भी तरीके से प्रॉफिट को अर्न करना। अगर आज ये 10,000 कमा रहा है प्रॉफिट कोई बिजनेस और कल को 11,000 कमा रहा है, तो ये बोलेगा कि प्रॉफिट हमारा 1,000 मैक्सिमाइज हो गया, अच्छा रन कर रहा है हमारा कंपनी। लेकिन उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या किया? इग्नोर किया। क्या पता ये 11,000 की वैल्यू 1 साल बाद इस 10,000 से भी कम हो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसने फोकस ही नहीं किया। इसको तो लग रहा है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या प्रॉफिट एक्चुअल में इंक्रीज हुआ? अगर हम टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको डिस्काउंट कर दें तो हमें नहीं लगता कि ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा। इग्नोर द रिस्क, रिस्क को भी इग्नोर कर देता है। It concentrates on the profitability and ignore the financial aspect of decision and risk associated with them. ये बात बोल रहा है। तो इस वजह से ये टाइम मेन फैक्टर क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेन ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस नहीं करता। वेग इसलिए होता है, एम्बिगुअस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अब वो प्रॉफिट किसी भी तरीके से मैक्सिमाइज हो सकता है। और एक चीज़ इसमें ये भी नहीं स्पेसिफाई किया होता कि लॉन्ग रन प्रॉफिट की बात हो रही है या शॉर्ट रन प्रॉफिट की बात हो रही है या मिड रन प्रॉफिट की बात हो रही है, कैसे प्रॉफिट की बात हो रही है, कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है या इन्वेस्टिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो इस वजह से इसको एम्बिगुअस बोला जाता है, कुछ क्लियर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। उसके बाद आता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का रिलेशन किससे है? शेयर होल्डर्स से। अगर शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइज हुई, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर होल्डर्स के प्राइस में इंक्रीज हुई। Financial management is one of the functional area of business. Therefore, its objective must be consistent with overall objective of business. The overall objective of financial management is provide maximum return to owners on their investment in long run. दिस इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ, जो हमारे बिजनेस के ओनर हैं, जो हमारे बिजनेस के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वही तो ओनर हैं। अगर उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी इसका मतलब हमारे बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज हुई। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ द कंपनी। अगर आज हमारे शेयर की वैल्यू 100 है और कल 150 हो गई तो हम क्या बोलेंगे? हमारे बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे ओनर्स की वेल्थ इंक्रीज हो गई। हमारे ओनर के शेयर की वैल्यू कल 100 रुपए थी, आज 150 रुपए है, तो हमारी कंपनी की वेल्थ इंक्रीज हो गई, हमारी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? प्राइमरी वैल्यू है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्स एट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस करता है? स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने में, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस करता है? प्रॉफिट पे,
प्रॉफिट एक्ट एज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट बिजनेस की एफिशिएंसी को देखता है, एफिशिएंसी को मेजर करता है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को इग्नोर करता है। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसर्न क्या होता है, लार्जर अमाउंट में हमें प्रॉफिट हो, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल क्या होता है, इंप्रूव करना मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। कंसीडरेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे फोकस नहीं करता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे फोकस करता है। इसमें act as yardstick for computing the operational efficiency of an entity, ये operational efficiency बताता है कंपनी की। और ये wealth maximization gaining a large market shares, कंपनी की वैल्यू पे फोकस करता है कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, कंपनी के शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट में ज़्यादा हो और कंपनी मार्केट में ज़्यादा शेयर गेन कर पाए। रिकॉग्नाइजिंग द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न, इसमें कोई फोकस नहीं किया जाता टाइम पे, इसमें फोकस किया जाता है। कंक्लूजन, प्रॉफिट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, अदरवाइज इट विल लूज इट्स कैपिटल एंड कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट भी तो ज़रूरी है, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगी तो बिजनेस चलेगी कैसे। बट एज वेल एज वी ऑल नो, the risk is always associated with profit, और in simple language profit is directly proportional to risk, जहाँ risk ज़्यादा वहाँ profit ज़्यादा, higher the profit higher will be the risk involved with it. So for gaining the larger amount of profit, a finance manager has to take such decision which will give a boost to profitability of the enterprise. ठीक है, तो अगर हम बोलें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो दोनों ही ज़रूरी है बिजनेस के लिए दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, वेल्थ पे होना चाहिए। अगर कंपनी की वेल्थ अच्छी है, अगर कंपनी के शेयर की प्राइस ज़्यादा है तो कंपनी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, कंपनी की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी, तो कंपनी को प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा। ठीक है, बिजनेस के लिए दोनों ही ज़रूरी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना भी ज़रूरी है और वेल्थ मैक्सिमाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अदर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड टू कंसर्न, टू इंश्योर एडिक्वेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर, टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, अच्छे से फंड को यूटिलाइज करना, टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, जहाँ हम इन्वेस्ट करें वो सेफ हो, ऐसा ना आज इन्वेस्ट करें कल डूब जाए। अब टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बिजनेस हम स्टार्ट ही किए, अभी बिजनेस हमारी शुरू भी नहीं हुई, अभी हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू ही नहीं किए और मैक्सिमम डेट लेके बैठे हैं, तो क्या होगा, कंपनी गर्त में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर साउंड होना चाहिए। एक रेशियो, जो इक्विटी और डेट के बीच में रेशियो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से डेट और इक्विटी की रेशियो होनी चाहिए। फिर आता है कोर ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, आज का लास्ट टॉपिक है कोर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन में मेनली 3 डिसीजन लिए जाते हैं, क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। कहाँ से कैपिटल लाना है, कहाँ को इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें अर्निंग होगी उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, कहाँ से मनी हमें लेकर आना है, क्या सोर्स होगी। द डिसीजन दैट हैव टू टेकन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल स्ट्रक्चर आर नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा हमारा, किस रेशियो में इक्विटी होंगे, किस रेशियो में डेट होगा, क्या टाइप ऑफ सोर्स होगा, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कितना कॉस्ट का मतलब जो हमारे पास फाइनेंस है उस पर हम कितना कॉस्ट लगाएंगे, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन में। फिर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट मनी, अब हमारे पास पैसे आ गए, अब उन्हें हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में हमें पैसे लगाने हैं,
वो हम किस में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही आता है आपका क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन रिलेटेड होता है फिक्स्ड एसेट से, जबकि वर्किंग कैपिटल डिसीजन रिलेटेड होता है करंट एसेट से, डे टू डे एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। ये हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें कितना पैसा अपने वर्किंग कैपिटल में लगाना है और हमें अपना कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, ये हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के थ्रू हम जानेंगे किस प्रोजेक्ट्स में हमें पैसा लगाना चाहिए, किस में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, किसे एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। फिर है डिविडेंड डिसीजन, how much to distribute amongst shareholder to keep them satisfied and how much to retain with the organization। कितना हमें शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए देना है और कितना अपने पास रखना है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, डिविडेंड डिसीजन में पढ़ेंगे कि कितना हमें डिविडेंड, हम कितना अपने शेयर होल्डर्स को दें ताकि वो सेटिस्फाई रहें, और कितना हम रिटेन करके रखें ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन में। डिविडेंड डिसीजन, the finance dividend decision manager has to take decision with regards to the net profit distribution. Net profit are generally divided into two, dividend for shareholders and retained earning। डिविडेंड जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड रिटेन प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट हैज टू बी फाइनलाइज्ड विच विल डिपेंड अपॉन द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान ऑफ द एंटरप्राइज। जो हमें एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, उस हिसाब से हम रिटेन करते हैं। रिटेन मतलब क्या, अभी तक हम रिटेन बोल रहे थे, समझ में आया कि नहीं। रिटेन मतलब जैसे हमें 100 रुपये अर्निंग हुई तो हम उसका 50% यानी 50 रुपये हम शेयर होल्डर को दे दिए और 50 रुपये बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए रख लिए, तो ये 50,000 क्या हो गया, हमारा रिटेन प्रॉफिट हो गया, और ये 50 रुपये क्या हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हम कर दिए। ठीक है, ये डिविडेंड हो गया। ये रिटेन मतलब जो हम अपने पास बचा के रख लें बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लर्न विथ मुस्कान, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ मिलती रहे। साथ में PDF मैं वहीं प्रोवाइड करूँगी। अगर कोई कमी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Thank you for watching. Safe learning and happy learning. Good day.